तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और ये क्या है, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इसके पहले जैसे मैंने बताया, रॉबर्ट विटाकर ने पूरे किंगडम को 5 भागों में बांटा, 5 किंगडम में, पूरे जीव जगत को 5 किंगडम में बांटा था। सबसे पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर क्या था फंजाई, फिर प्लेंटी, फिर एनिमिलिया। तो अब जो एनिमिलिया है यानी कि जो जंतु जगत है, यानी कि एनिमल किंगडम है, इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग को देखना है। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं देखना है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें इसमें बताई गई हैं। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें इसके जीवों की, तो क्या तुम बता सकते हो कि इसके जीवों में क्या क्या सिंपल और कॉमन कैरेक्टर होने चाहिए? बिल्कुल, तुम तो बता ही सकते हो कि इसके जो जीव होते हैं वे यूकैरियोटिक होते हैं। इसके सारे जीव यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा, परपोषी होंगे, कोई भी इसमें स्वपोषी नहीं आएगा। इनके सेल में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा। ये सब पॉइंट्स जानते हो ना? बिल्कुल। और ये बहुकोशिकीय हैं, यह भी बात तुम जानते हो। तो ये सब खासियत किसका है? ये सब खासियत है एनिमिलिया जगत का, यानी कि एनिमल किंगडम का। तो ये सारा चीज यहां पर हम लोग को देखना है। अब यहां पर हम लोग को कुछ खास चीजों को पढ़ना होगा शुरू में, जिससे कि हम लोग यहां पर और अच्छे से इसको समझ पाएं। तो एनिमिलिया जगत के जीवों का वर्गीकरण का क्या क्या आधार है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग को जान लेने हैं, क्योंकि जब आगे हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरिक, त्रिकोरिक। तुमको समझ में नहीं आएगा करे ये क्या हो रहा है, या फिर लिखा होगा द्विपार्श्व सम्मित, तो तुम बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे, शुरू में ही पढ़ लेंगे, और वही इसका क्या है, आधार भी है कि कैसे इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। सर्वप्रथम इस जगत के जीवों के विभाजन का आधार बनाया जाता है कोशिकीय स्तर की संरचना, तथा दूसरा है उत्तक स्तर की संरचना। तो भाई जब हम लोग क्लासिफिकेशन इसका शुरू करेंगे ना, तब ये बात समझ में आएगी तुमको कि यहां पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव जीव बोलेंगे, या बोलेंगे प्रारंभिक जीव बोलेंगे, या फिर बोलेंगे एकदम सरल शरीर वाले जीव बोलेंगे, या फिर निम्न जीव बोलेंगे। उनका जो शरीर होता है ना, वह कोशिका स्तर का होता है। उनके शरीर में कोई भी उत्तक नहीं पाया जाता, कोई भी अंग नहीं पाया जाता, कोई भी अंग तंत्र नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ कोशिका से उनका शरीर बना होता है। होते हैं वो बहुकोशिकीय, लेकिन उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से। तो यह क्या है? यह एक वर्गीकरण का आधार है। तो जो एकदम निम्न कोटि के जीव, जैसे कि पॉरीफेरा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पर सिर्फ कोशिकीय स्तर पर वह जीव बने होते हैं, उनमें उत्तक नहीं पाया जाता। तो भाई कुछ ऐसे जीव हैं जो फिर धीरे 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 जैसे हम लोग एडवांस्ड की ओर बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि उनमें उत्तक पाया जाता है, अंग पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है, और सबसे जटिल जो हम लोग स्वयं है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देख सकते हो यहां पर क्या बताया गया है, बिना देह गुहाधारी जीव होते हैं। कुछ क्या होते हैं, छद्म देह गुहाधारी जीव होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं जिनका गुहा होता है, यानी कि कुछ जीव ऐसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे, कुछ जीव होते हैं सिलोमेट, कुछ जीव होते हैं एसिलोमेट, और कुछ जीव होते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो बहुत ध्यान से सीखते जाओ बच्चा लोग, क्योंकि ये सारे वर्ड्स तुमने जीवन में कभी नहीं सुने हैं। ये सारे वर्ड्स यदि पहली बार 9th क्लास में आए हो तो वहीं पर तुमको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि भैया सीख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर तुमको सीखना होगा कि भाई एसिलोमेट कौन सा होता है, सिलोमेट कौन सा होता है, सूडोसिलोमेट कौन सा जीव होता है। तो यहां पर देखो दिखाया गया है। तो यहां देखो, यहां पर सबसे पहले सिलोमेट जीव दिखाएंगे, या यूसिलोमेट इसको कहेंगे, या फिर कहेंगे कि इसमें गुहा, देह गुहा पाया जाता है, इसमें देह गुहा पाया जाता है।
जबकि यहां पर देख सकते हो एसिलोमेट एनिमल्स हैं, यहां देख सकते हो इसका उदाहरण दिखाया गया है जिसमें देह गुहा पाया नहीं जाता है। और यहां पर देख सकते हो स्यूडोसिलोमेट है जिसमें छद्म देह गुहा पाया जाता है। तब बोलोगे भाई इतना तो आपने बकबक बकबक कर दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्या बताना चाहते हो, थोड़ा स्पष्ट बताओ। जीवन में मैं पहली बार इस शब्द को सुन रहा हूं, थोड़ा एकदम क्लियर बताओ, तब तो समझ में आया। तो क्लियर ऐसे समझ लो कि जो सिलोमेट एनिमल हैं उनके शरीर के अंदर देह गुहा पाया जाता है जिसके अंदर जो अंग हैं वो फिट होते हैं। बस सिंपल सा समझ लो, जैसे हमारा जो शरीर है इसके अंदर यदि देखा जाए तो देह गुहा है जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अंग लगे हुए हैं, अंग तंत्र लगा हुआ है। तो यह सिस्टम जिसके शरीर में पाया जाता है, जिन जंतुओं के शरीर में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल्स। क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल्स, यानी कि देह गुहाधारी। क्या बोलते हैं, देह गुहाधारी जीव। क्या बोलेंगे, देह गुहाधारी जीव। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें ये देखो यहां पर सिलोम को दिखाया गया, ये देखो ये है सिलोम, ये देखो यही है सिलोम। तो सिलोम युक्त एनिमल और सिलोम के बिना एनिमल, इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन में ध्यान देते हैं। अब देखो यहां पर जो दिख रहा है तुम्हें, ये है तुम्हारा एसिलोमेट एनिमल, इसमें देह गुहा तुम्हारा नहीं रहेगा। जबकि यहां पर है स्यूडोसिलोमेट जिसमें देह गुहा, छद्म देह गुहा होता है, जैसे यहां तुम खुद ही देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनको क्या कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि ये तुमको आगे जब क्लासिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाएगा तो तुमको दिक्कत ना हो। बच्चों तो यहाँ वर्गीकरण का एक और आधार हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो वह क्या है, वह है शरीर का विकास द्विकोरिक या त्रिकोरिक होना। यानी कि जो शरीर का विकास हो रहा है, तो तुम जानते हो कि हमारे शरीर का विकास कैसे होता है, तुमने पढ़ रखा है या फिर मुझे लगता है कि तुम क्लास 10th में पढ़ोगे। तो जो हमारे शरीर का विकास होता है या जंतुओं के शरीर का विकास होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है। और यही जो भ्रूण होता है बच्चों, इसमें विभिन्न स्तर होते हैं जिससे कि फिर शरीर का निर्माण होता है। तो यह भ्रूण में देख सकते हो कई स्तर हो सकते हैं, जैसे कि यदि 3 स्तर हो, इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, यदि 3 स्तर से शरीर का विकास होगा तो ये हो जाएगा त्रिकोरिक जंतु। और यदि सिर्फ 2 ही स्तर हो, क्या हो, 2 स्तर, यानी कि एंडोडर्म हो और एक्टोडर्म हो, तो इसको बोलेंगे द्विकोरिक जंतु। यानी कि सिर्फ 2 कोरिक मतलब 2 स्तर से ही, 2 जर्म लेयर से ही शरीर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो कोई भारी चीज नहीं है, बहुत भारी मत समझो। यदि शरीर का विकास जो हो रहा है, यहां मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं तुम्हें, these ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, these animals consist of 3 embryonic layers, 3 embryonic layers उनमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे बाहरी को कहते हैं एक्टोडर्म, मिडिल को कहते हैं मेसोडर्म और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म है मिडिल वाला और सबसे अंदर वाला क्या है, एंडोडर्म। तो ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स तुमको कहां पाया जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में पाया जाता है। जबकि यहां देख सकते हो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ओनली 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, सबसे पहला तुम्हारा एक्टोडर्म और अंदर का है एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है। जबकि देखोगे इसमें मेसोग्लिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, मेसोग्लिया पाया जाएगा, मेसोडर्म नहीं पाया जाएगा। इतना तो सिंपल सा चीज है, इसमें क्या भारी है। अब देख सकते हो दीज एनिमल्स हैव मेसोडर्म इन बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई बीच में क्या है, इसमें है तुम्हारा बीच में मेसोडर्म है। अब एग्जाम्पल तो भाई जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे ना कि क्या क्या एग्जाम्पल आ रहे हैं।
और यहां पर एक और देख सकते हो, दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनका बॉडी क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनका बॉडी डिजाइन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। तो यहां पर ये सब बात लिखा हुआ है। अब देखो दूसरा चीज हम लोग देखेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज है कि वर्गीकरण का और क्या आधार है, तो देख सकते हो शरीर का द्विपार्श्व सममित होना या फिर अरीय सममित होना। तो द्विपार्श्व सममित कहने का मतलब क्या हो गया, द्विपार्श्व सममित यहां जैसे देख सकते हो चित्र में दिखाया गया है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म है बीच से ऐसे बांट दो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बराबर बराबर भागों में बट जाए तो इसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्ववत सममित। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और यहां पर तुम देख सकते हो, मान लो कि ये क्या है, एक केंद्र है, तो इसके रेडियाई, इसका देख सकते हो रेडियाई के अलोंग ये क्या होता है, अलग अलग भागों में नहीं देख रहे हो, इस तरीके से ये बैठ जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अरीय सममित। क्या बोलते हैं, अरीय सममित। और यहां पर इसका एग्जाम्पल बस एक हम लोगों को पढ़ लेना है, वो आगे मैं बताऊंगा एकाइनोडर्माटा में। एकाइनोडर्माटा ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एकाइनोडर्माटा का है, जिसे हम लोग स्टारफिश के नाम से जानते हैं। तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, और यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री मैक्सिमम में क्या पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजों को आधार लेकर के हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जो भी तुम अभी आगे पढ़ने वाले हो उसमें इन सब चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा। तो अब तुम्हें अब सारी चीजें समझ में आती हैं, तो तुम जब वर्गीकरण के लिए उसके कैरेक्टर्स को लिखोगे तो दिमाग में आएगा, ओ इसका मतलब तो ये होता है ना, तो बहुत आसानी से तुम उसको सीख लोगे। तो एनिमल किंगडम को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न फाइलम में डिवाइड करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो फाइलम है ये अलग अलग यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। तो क्लास 9th के लिए बहुत सिंपल ये फाइलम तुमको पढ़ाया गया है। फाइलम बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, एकदम खास इंपॉर्टेंट है, उनको यहां पर पढ़ाया गया है। मैंने बताया था ना कि कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एनिमल किंगडम, फिर क्या होता है, फाइलम, फिर क्या होता है, यस क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारा होता है ना। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे टॉप का हो गया वो क्या हो गया, एनिमल किंगडम। उसके बाद क्या हो गया, फाइलम। तो ये फाइलम हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो इतने फाइलम पढ़ाए गए हैं, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। तो सबसे पहला क्या है, पोरीफेरा, फिर है सिलेंट्रेटा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर है नीमेटोडा, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। याद रखना, सबसे पहला काम तुम्हें है कि इसको याद करना है, और दूसरा काम है कि कभी भी याद करना तो सीरीज में याद करना है। ऐसा नहीं कि पहला पोरीफेरा तो दूसरा कॉर्डेटा तो तीसरा एनेलिडा, ऐसे बिल्कुल याद नहीं किया जाता है। ये पहला रूल है इसका। बोलो क्यों, तुम ही बताओ क्यों। क्योंकि यहां ये सिंपल से हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म किसका हो जाएगा, पोरीफेरा का हो जाएगा। और सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन सा हो जाएगा, कॉर्डेटा हो जाएगा। इसलिए यदि तुम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं भी इधर उधर मिक्स करते जा रहे हो याद करने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एकदम सीरीज में पढ़ो, सीरीज में याद करो। हालांकि एग्जाम में तो कोई भी पूछ सकता है ना, पूछेगा कि ऑर्थोपोडा का 3 कैरेक्टर बताइए, तो तुम्हें ऑर्थोपोडा का लिखना है। वो तो बात सही है कि तुम्हें बीच का ही लिखना है, लेकिन पढ़ते समय, याद करते समय ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं का मिक्सचर बना दिया, एकदम सीरीज से पढ़ना है। पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। यदि तीनों की ही हम बात करें तो सबसे सरल बॉडी डिजाइन किसका होता है, पोरीफेरा का, उसके बाद आएगा सिलेंट्रेटा, उसके बाद आएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। सोच लो, तो यानी कि सबसे कम विकसित, उसके बाद थोड़ा और बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स। इसलिए एकदम सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे भी और इसको तुम लोग याद भी करना। तो सबसे पहले क्या आ गया, पोरीफेरा। सबसे पहले क्या आ गया बच्चों, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा वर्ड जो है वही पोर से आया। पोर, पोर मतलब होता है छिद्र। क्या होता है बच्चों, पोर, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र।
तो ये जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारा क्या होता है, छिद्र होता है, बहुत सारा क्या होता है, छिद्र होता है। तो चलो यहाँ देख लो, ये देखो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया किस तरीके से, इसकी बॉडी में देख सकते हो कितना ज्यादा क्या है, छिद्र है। यहाँ देखना, यहाँ दिखाया गया, यहाँ पर देख लो किस तरीके से इसकी बॉडी में क्या है, छिद्र है। तो मैं दिखा रहा हूं, पहले इसको आगे हम लोग समझ लेते हैं। तो 4-5 पॉइंट्स बेसिकली हम लोगों को समझ लेना रहता है किसी के बारे में, और उसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, याद कर लेना है, ताकि जीवन में वो कभी भी ना निकले, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुमको यही सब पूछा जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बोलेगा कि वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके शरीर में पोर्स पाया जाता है, तो उत्तर क्या हो गया, पॉरीफेरा। ठीक है। स्पॉन्ज, वैसा फाइलम का नाम बताइए जिसके जीवों को जनरली स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, पॉरीफेरा। समझ रहे हो बात को? तो 9th स्तर के लिए ये सब चीजें इतना जरूरी है, ये तो याद रखना होगा। देखो यहां पर, तो छिद्र युक्त जंतु कौन है, पॉरीफेरा के जंतु हैं। इनको सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्पंज के नाम से जाना जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि पॉरीफेरा के जंतु कहां पाए जाते हैं। तो ये समुद्री जीव होते हैं। कैसे होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। ठीक है। तो चलो यहां पर अब हम लोग इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो ये संघ के जीव जो है बहुकोशिकीय होते हैं, इनका शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होता है। तो तुम जरा बताओ, अभी तक तो इतना पढ़ लिया, तो बताओ इनमें उत्तक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता इनमें उत्तक। इनमें सिर्फ कोशिकीय संरचना होती है। इनका शरीर कैसा होता है, कोशिका का बना होता है। ये मैंने शुरू में ही बताया था। ये अचल जीव होते हैं, मतलब ये सबस्ट्रेटम से कहीं क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। इस तरीके से क्या होगा, चिपका हुआ रहेगा, यानी ये अचल जीव है, चलता फिरता नहीं है, जो किसी आधार से चिपका रहता है। किसी आधार से क्या होता है, ये चिपका हुआ रहता है। इसके शरीर में कार्य के अनुरूप कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, किंतु ये उत्तक नहीं बनाती। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा कि वैसा फाइलम जिसके जंतुओं के शरीर में उत्तक नहीं होता है, कौन सा फाइलम है, पॉरीफेरा है। कौन सा फाइलम है, पॉरीफेरा। अब देखो इसके शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। सिर्फ कोशिकाएं होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कार्य को क्या करती हैं। तो अब बोलोगे क्या उनकी उस कोशिका के नाम को हम लोगों को पढ़ना है, तो उत्तर है नहीं। उन कोशिकाओं के नाम को 11th यदि में रहते तो तुमको उन कोशिकाओं के नाम भी पढ़ने पड़ते, और वो क्या कार्य करते हैं उसको भी पढ़ना पड़ता। यहाँ पर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, 9th में ना हो, कोई टेंशन नहीं है। इनका शरीर कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। ये भी याद रखना कि इनका जो शरीर है बाह्य कंकाल, इस एक्सटर्नल स्केलेटन से क्या होता है, ढका रहता है। तो इसको तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना। देखो तो 4-5 पॉइंट कितना आसान है, बस दिमाग में रखे रहो और उदाहरण को दिमाग में रखे रहो, बात खत्म। याद रखना, शरीर पर अत्यंत असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक आध दो लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर वर्णन कर दिया जा रहा है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो जाए अपने दोस्तों से, अगल बगल वालों से। तभी तो पता चले कि तुम एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के स्टूडेंट हो। हाँ भैया, यहाँ देखना, तो ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। अरे क्या बोलेंगे, ऑस्टिया। अरे क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ऑस्टिया बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यही है ऑस्टिया, जो सूक्ष्म छिद्र है इसको बोलेंगे ऑस्टिया। और इसके भीतर ये जो दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। और यहाँ जो बाहर जो निकलने का रास्ता जिसका, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम। याद रहेगा? अरे नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब देखो, ऑस्टिया देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में खुलते हैं तथा नाल प्रणाली एक बड़ी गुहा में खुलती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। यही है स्पंजोसील, जिसको क्या बोलते हैं, स्पंज गुहा। नाल प्रणाली में आने वाली जल की धारा स्पंज के लिए खाद्य प्राणी, छोटे छोटे जंतु तथा ऑक्सीजन श्वसन के लिए लाती है और उस सभी पदार्थ को बाहर ले जाती है।
तो ये जो ऑस्टिया है या फिर ये जो स्पंजोसील है, यही सब क्या करता है, इसको पोषण देने में मदद करता है। तो ऑस्टिया से देखो यहाँ वाटर घुस रहा है, देखो यहाँ वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सब प्रवेश करेगा और इसी से यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी जो कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। या इसी से होते हुए भोजन भी इसके शरीर में चला जाता है। तो ये है इसका खासियत। अब यहाँ देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल को, जिसको तो तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकन हो गया तुम्हारा, स्पॉन्जिला हो गया, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो यही है साइकॉन, यही क्या है बच्चों, साइकॉन। और ये स्पॉन्जिला, ये क्या है, स्पॉन्जिला। और यहाँ देख सकते हो साइकॉन को बड़ा करके दिखाया है, देखो ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है, यहाँ देखना ये चट्टान से क्या है, चिपका हुआ है और इसका देह इस तरीके से घूमते रहता है। यानी कि ये जो जीव है, ये जो जंतु है, ये प्लांट है कि जंतु है, जंतु है। तो देख लो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जंतु है, जंतु होने के बावजूद एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, फिक्स रहता है, एक ही जगह रहता है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा। तो दूसरा फाइलम क्या है, दूसरा फाइलम है सिलेंटरेटा। पहला कौन सा है, पॉरीफेरा, उसके बाद क्या है, सिलेंटरेटा। तो जरा बताओ जो सिलेंटरेटा ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा विकसित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल उनका जो बॉडी होगा वह पॉरीफेरा से क्या होगा, थोड़ा विकसित होगा। तो यहां पर देख सकते हो सिलेंटरोन, सिलेंटरोन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है खोखली गुहा वाले प्राणी। ये जो है ये कैसे प्राणी होते हैं, खोखली गुहा वाले। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं यहां। तो देख सकते हो ये जलीय जंतु होते हैं। कैसे जंतु हैं, जलीय जंतु। इसके साथ इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। जरा याद करो पॉरीफेरा में कैसा बॉडी स्ट्रक्चर था, कोशिकीय था, कोशिका स्तर का था, यानी कि सेल स्तर का था। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा एडवांस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि यहां पर उत्तक पाया जाएगा। यहां देख सकते हो शरीर 2 स्तर का है। अब यहां से तुम्हारा शुरू हो गया कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि द्विकोरिक इसका क्या है, बॉडी डिजाइन है। शरीर में बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। तो देख सकते हो यहाँ, तो यहाँ पर अब चित्र में हम लोग इसको देख सकते हैं। एक्टोडर्म किधर है, एंडोडर्म किधर है, मेसोग्लिया किधर है। तो यहाँ देखो सबसे बाहर जो दिख रहा है तुम्हें, बाहर ये दिख रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा एक्टोडर्म। एकदम बाहर वाला जो संरचना है एक्टोडर्म। यदि देखो इसी को जूम करके दिखाया है तो बाहर क्या हो गया तुम्हारा, एक्टोडर्म। फिर ये बीच वाला जो है यही हो गया मेसोग्लिया, क्या हो गया, मेसोग्लिया। और अंदर का ये हो गया एंडोडर्म, क्या हो गया, एंडोडर्म। तो यहां भी देख सकते हो बाहर हो गया एक्टोडर्म, अंदर का एकदम अंदर का क्या हो गया, एंडोडर्म। और बीच का क्या हो गया, मेसोग्लिया, क्या हो गया बच्चों, मेसोग्लिया। तो यहां पर यही तुम्हारा जो एंडोडर्म है इसी को गैस्ट्रोडर्मिस कहला रहा है। क्या कहला रहा है, गैस्ट्रोडर्मी, ठीक है, डर्मिस, ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे और क्या क्या बातें बताई गई है। तो शरीर के अगले सिरे पर मुख होता है, इस पर स्पर्शक लगे होते हैं, इनमें गुदा नहीं होती है। तो जरा ध्यान दो कि क्या ये वाला चीज तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ना ना ना, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर कि शरीर के अगले सिरे पर क्या होता है, मुख होता है, संस्पर्शक लगे होते हैं। यहां देखना, यहां दिखा दे रहा हूं मैं चित्र में, ये देखो, यही देखो यहां पर क्या लगे हुए हैं बच्चों, स्पर्शक लगे हुए हैं। ये देखो दिख रहा है ना, ये क्या करता है, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये क्या करता है, शिकार को पकड़ने का पकड़ता है। इसी से देखो ये शरीर शिकार को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। और इसमें मुख भी पाया जाता है। देख सकते हो यहाँ चित्र में, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, मुख पाया जा रहा है। और यहाँ पर अंदर की ओर देख सकते हो इसमें जठर संवहनी गुहा को भी दिखाया गया। ये देखो यही गुहा पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या है, सिलेंटरोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस चीज का चित्र हो गया, हाइड्रा का चित्र हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कुछ बातों को, क्या क्या बातें और कुछ देख लेनी है हम लोगों को, क्या, तो यहाँ देखना
स्पर्शकों में डंक मारने वाली दंश कोशिकाएं निमेटोसाइट्स होती हैं। तो ये भी बात तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन चित्र में जरूर दिखाया गया है, दंश कोशिकाओं को दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। ये शिकार को पकड़ने, मूर्छित करने में क्या करता है, मदद करता है। इसके शरीर में केवल एक गुहा होता है, जिसको मैंने अभी तुम्हें दिखाया, वाहिनी गुहा या सिलेंट्रॉन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। इसी विशेषता के कारण इसके हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे देखना, इसकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं और कुछ क्या रहती है, एकाकी रहती हैं, जैसे कोरल। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वह सिलेंट्रेटा जो कि समूह में रहता है, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कोरल। और वैसा एकाकी रहने वाला सिलेंट्रेटा का एनिमल कौन सा है, एनिमल है ना, बिल्कुल एनिमल है, तो हाइड्रा है, और क्या है, जेलीफिश है। तो यहां पर वही सब दिखाया गया था, देख लो यहां जरा सा, ये देखना, ये है बच्चों हाइड्रा, ये क्या है बच्चों, हाइड्रा, देखो हाइड्रा। और ये क्या है, यही है जेलीफिश, देखो ये क्या है, जेलीफिश। तो ये सब क्या है, सिलेंट्रेटा के एनिमल हैं। और यहां देख सकते हो तुम, सी एनिमून है, यानी समुद्री एनिमून का यहां पर चित्र को दिखाया गया, स्पर्शक को देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, ये है हाइड्रा। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा सिलेंट्रेटा। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेट तुम जानते हो ना, तो प्लेट कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो उसी से रिलेट करके यहां पर समझ लो कि ये जो एनिमल होते हैं वो चपटे बॉडी डिजाइन वाले होते हैं, उनका शरीर क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म होंगे वह क्या होगा, चपटा होगा। तो देखो शुरू से क्या, पहला था पॉरीफेरा, उसमें उसका जो बॉडी डिजाइन क्या था, वो बहुत सिंपल था। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया तुम्हारा सिलेंट्रेटा, और तीसरा क्या आ गया तुम्हारा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो बताओ, बॉडी डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होगा। इस संघ के जंतुओं का शरीर पृष्ठधारीय फीते की तरह चपटा होता है, और इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चपटे कृमि भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि चपटा कृमि किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है प्लेटीहेल्मिन्थेस। फ्लैट वर्म्स, नाम क्या है इसका, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना बराबर, जिसे मान लो ए लिखा जाए, अभी मैंने तुरंत पढ़ाया था, तो दायां भाग और बायां भाग दो बराबर भागों में बांट सकते हैं बीच से, तो ये होता है द्विपार्श्व सममित। तो पहला चीज लिख दिया, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं द्विपार्श्व सममित। इसके बाद इसका शरीर त्रिकोरिक होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये यहां से, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो जंतु था वो कौन था, सिलेंट्रेटा, जिसका बॉडी डिजाइन द्विकोरिक होता था, डिप्लोब्लास्टिक होता था। लेकिन यहां से प्लेटीहेल्मिन्थेस से जितने जानवरों का नाम लिखेंगे सब त्रिकोरिक अपने मन से लिख देंगे कि वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कोई टेंशन नहीं है। इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, याद है ना, शुरू में पढ़ाया था। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं, तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं, यानी कि यहां से कुछ अंग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां से कुछ अंग का बनना शुरू हो जाता है। अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था कि शुरू में क्या था, कोशिका स्तर का बॉडी था, फिर क्या देखा, उत्तक स्तर का बॉडी आ गया, और इनमें क्या देखें कि कुछ अंग भी विकसित होना शुरू हो गए। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, मतलब ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें देह गुहा नहीं होता। अरे भाई कोई अंग ही नहीं है यहां, तो कोई देह गुहा भी नहीं है, अंग व्यवस्थित हो सके, तो इसमें देह गुहा नहीं है जिसमें अंग व्यवस्थित हो सके। इसका शरीर पृष्ठधारी चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, इनमें अधिकांश क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीवित जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन का अवशोषण करते हैं। कुछ जंतु जैसे प्लेनेरिया स्वतंत्र जीव तथा कुछ जंतु लिवर फ्लूक, फीता कृमि आदि परजीवी होते हैं। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। चलो अब देख सकते हैं उदाहरण को, यहाँ पर हम लोग यहां देखना, तो उदाहरण में यहां देख लो, पहला ये है टेपवर्म, बच्चा लोग देख लो टेपवर्म। उसके बाद ये देखो, ये है लिवर फ्लूक और ये है तुम्हारा प्लेनेरिया।
ठीक है, तो इनका तुम एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इसके बाद रहता है हमारा नेक्स्ट फाइलम, और वो क्या है, नेमाटोडा। तो जरा याद ही करते चलो, पहला कौन था, पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, उसके बाद क्या आ गया, नेमाटोडा। क्या आ गया, नेमाटोडा। इसी को स्केलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं। तो नेमाटोडा यहां पर देखेगी कि इसका शरीर का क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले इसका शरीर क्या होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है, धागेनुमा, तथा दोनों सिरा क्या होता है, उसका एंड जो होता है वह नुकीला होता है। तो ये सब कुछ बातें याद करते चलनी है। यह खास बात आगे हम लोग देखेंगे। शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है। इसकी देह गुहा को कूट सिलोम कहते हैं। इसमें उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित प्राणी है। इसके शरीर में कूट गुहा होता है। पाचन तंत्र सुविकसित होता है, किंतु अन्य अंग तंत्र, श्वसन एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। शरीर के अगले सिरे पर मुख तथा पिछले सिरे पर गुदा द्वार होता है। देखो क्या क्या बातें आई, 3 बातें तो एकदम क्लियर यहां पर हो गया। पहला बात कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। दूसरा, इसमें कूट सिलोम पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आएगा कि कूट सिलोम किस में पाया जाएगा, तो नेमाटोडा में पाया जाएगा। कूट सिलोम किस में पाया जाएगा बच्चा लोग, तो नेमाटोडा में पाया जाएगा। और तीसरा है, ये इसका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। तो 3 चीज हमेशा याद रखना इसके लिए, या आगे भी हम लोग लिखते चलेंगे कि इसका क्या होता है, बॉडी त्रिस्तरीय होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिकोरिक होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, और तीसरा क्या है, तो इसमें कूट सिलोम पाया जाता है। अभी जो हम लोगों ने प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा वो कैसा था, वो एसिलोमेट था। कैसा था बच्चा लोग, एसिलोमेट था। तो उसके बारे में 3 चीज बताओ, क्या क्या है। पहला, वो एसिलोमेट था, मतलब कि उसमें देह गुहा नहीं पाई जाती थी। दूसरा, वह भी द्विपार्श्व सममित होता था। और तीसरा उसका बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरिक होता था। तो उसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, बस थोड़ा सा, कि इसमें कूट सिलोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कूट सिलोम। अच्छा, और इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे उसमें सिलोमेट एनिमल है, मतलब उसमें सिलोम पाया जाता है, या फिर बोलेंगे उसमें देह गुहा पाया जाता है। तो बस यहीं तक था तुम्हारा ये सारा चीज। अब देखो, इसमें पाचन तंत्र क्या होता है, सुविकसित होता है, किंतु अन्य अंग तंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी तुम याद कर सकते हो। अब चलो यहाँ पर देख सकते हो कुछ उदाहरण, जैसे एस्केरिस देखो यहाँ पर दिखाया गया है। एस्केरिस का यहाँ पर तुम देख सकते हो वीडियो, कैसा एस्केरिस होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं एस्केरिस, और क्या हो गया, विचरेरिया। अब यहाँ देखना, इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। कुछ जीव मिट्टी व जल में रहते हैं। यह मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गोल कृमि हो गया, फाइलेरिया कृमि हो गया, पिन कृमि हो गया, एस्केरिस, और क्या हो गया, वुचरेरिया। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे नाम तुमको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि ये जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी भारी भी है, तो थोड़ा सा मेहनत तुमको करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का कौन आ गया, एनेलिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनेलिडा देख सकते हो, एनुलस वर्ड से आया है, और ऑइड्स, तो एनुलस छल्ला होता है। तो पहले मैं दिखा दूं इसके जानवरों को, तो तुम तुरंत पहचान जाओगे। यहां देखना, यहां देखो तो जरा सा, क्या तुम इसको पहचानते हो, यहां देखो, नहीं इसको तो नहीं पहचानते होगे, इसको तुम पहचानते हो, इस जंतु को देखो, तुम पहचानते हो, ये मिट्टी में पाया जाता है, और इसको हम लोग केंचुआ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, केंचुआ। तो तुम देख सकते हो ये केंचुआ कैसा है, ये देखो केंचुआ। तो इसका बॉडी में देखोगे तो धारी 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 दिखेगा। यदि केंचुआ असली में भी तुमने देखा है, और जरूर देखा होगा, तो उसकी बॉडी में धारी 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 ये संरचना पाई जाती है। तो यही जो धारीदार संरचना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेलिडा में रखा गया है। इसको विशेष लक्षण क्या है कि ये क्या है, एनेलिडा का ऑर्गेनिज्म है। ये देखो एनुलस, यानी कि ये देखो ये जोंक है बच्चा लोग, देखो जोंक है। जोंक कैसा होता है, देखो यहाँ हुक्स एंड सकर्स होते हैं इस जोंक में। ये देखो यही है जोंक। ठीक है, जोंक तुमने देखा होगा शायद। तो देखो यही है तुम्हारा एनेलिडा, यानी कि सबसे पहला जो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, नाम से जो कैरेक्टर देखा, नाम से देखो कैसे कैसे कैरेक्टर हो गया कि देखो जो प्लेटीहेलमिन्थिस है उसका बॉडी फ्लैट है, प्लेट के जैसा है।
तुम्हारा एनेलिडा है तो इसका बॉडी में क्या है, रिंग रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये नाम से ही है, तो नाम से भी, जैसे आर्थ्रोपोडा आगे पढ़ेंगे तो ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। तो नाम से भी तुमको कुछ चीजों को याद करके चलना है। तो यहां देख सकते हो एनेलिडा, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा जंतु, भाई वही चीज, तीन चीजों को एकदम याद रखना है। तीन चीज याद है, ये बताना, ये बॉडी कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा इसका। दूसरा त्रिकोरिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और तीसरा सिलोमेट होगा। ये कैसे जंतु होंगे, सिलोमेट होंगे, ठीक है। एनेलिडा के जंतु द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक होते हैं और वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। तो ये तीन बात अब यहां से शुरू हो गया, कहां से, एनेलिडा से शुरू हो गया। तो यहां से तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एनेलिडा में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। तो इसका आंसर है यस, एनेलिडा में वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्लेटीहेल्मिन्थेस में, इसके जो पहले के पहले पढ़े, क्या देह गुहा पाया जाता है, तो नो। तो इसके पहले वाले में क्या पाया जाएगा, स्केलमेंथिस में, तो नहीं, उसमें सूडोसिलोमेट आएगा, यानी छद्म देह गुहा पाया जाएगा। देखा तुमने। तो इस तरीके से यहां से ये 3 पॉइंट अब आगे जितना भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग लिख सकते हैं। एकाइनोडर्माटा में स्पेशल लिखेंगे, वहां पर द्विपार्श्व सममित नहीं लिख के अर्य सममित हम लोग लिख सकते हैं। अर्य सममित, जो स्टारफिश शुरू में मैंने दिखाया था। तो यहां पर ये अब 3 पॉइंट एकदम खास है जो कि काफी यूजफुल है, सब में हम लोग आगे लिख सकते हैं। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, यानी कि इसमें अब अंग बनना शुरू हो गया, अंग तंत्र बनना शुरू हो गया। अतः इन अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित रहती है। जलीय एनेलिडा लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और एग्जाम में यदि आएगा तो इसको क्या करना है, लिख देना है। इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया होता है। ये तुम्हारा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इसका जो एक्सक्रीशन होता है वह किससे होता है, नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है। अब देखो, जो केंचुआ है, नेरिस है, जोंक है, जोंक जो मैंने बताया वो सब किसका उदाहरण है, इसी का उदाहरण है। तो मैंने दिखाया था, देखो ये जोंक है जिसको चित्र में है, और मैंने असली में भी दिखाया। ये देखो केंचुआ है और ये क्या है, नेरिस है। तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, ये देखना, ये जोंक है बच्चा लोग। ये देखो यही है जोंक, ये भी क्या है, जोंक है। और ये क्या है, केंचुआ। देख सकते हो ये क्या है, केंचुआ, ठीक है। तो ये जोंक था और ये है केंचुआ। अब देखो, अब हमारा आ गया आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में मैंने सबसे पहले बताया कि इसका नाम से ही जानना है कि ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। यानी इसका जो इसके जो जंतु, उसके पैर इस तरीके से ज्वाइंटेड रहते हैं, इसी को नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। और नहीं समझ में आ रहा तो एक आध मक्खी को मार लेना, मच्छर को मार लेना, उसका पैर को देख लेना, तो पता चल जाएगा कि कैसा होगा। तो यहाँ इसका ज्वाइंटेड लेग्स वाले ये एनिमल हो गए। अब विशेषताएं, जरा सा तुम 3 विशेषता बताओ। मैंने तो बताया ना कि 3 विशेषताएं अब सब में लिखना है। पहला, ये सिलोमेट एनिमल होते हैं, देह गुहाधारी होते हैं। दूसरा क्या होता है, त्रिकोरिक होता है। और तीसरा क्या होता है, द्विपार्श्व सममित इसका बॉडी डिजाइन होगा। तो ये 3 चीज तो एकदम सीधे सीधे लिख देना है। द्विपार्श्व सममित होगा। तो यहां देख सकते हो इनका जो शरीर होता है वह सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। तो यहां मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, यहां देख लो, चित्र में तुम देख सकते हो। यहां पर देखो इनका जो शरीर है, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। यहां देख सकते हो ये एब्डोमेन है इसका, और ये इसका थोरैक्स है, और ये क्या इसका हेड है, यानी कि सिर है। तो यही यहां पर बताया गया है कि ये जो जंतु हैं, इनका जो शरीर है वह 3 भागों में विभाजित रहेगा, सिर, वक्ष एवं उदर। तो जो बताया गया है वही पढ़ो। आगे चल के तुमको सिफेलोथोरैक्स के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन वह मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। जितनी बातें बस बताई गई हैं उतना ही देख लो।
इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, इसीलिए तो इन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जुड़े हुए पैर यहां देख सकते हो, यहां देख सकते हो ज्वाइंटेड लेग्स तुमको देखने को मिल रहा होगा। तो बच्चों ये है क्या, ये मक्खी है, और ये क्या है, ये कॉकरोच है। कॉकरोच तो देखा है ना, तो वह भी क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही जंतु है। अब यहां कुछ और एक पॉइंट्स देख सकते हैं, इनमें श्वसन के लिए जो जलीय जंतु है उसमें क्या होता है, क्लोम होता है। जलीय जंतु है उनके श्वसन के लिए क्लोम उनके शरीर में होता है, जबकि कुछ जंतु होते हैं स्थलीय, उनके शरीर में ट्रैकिया या कुछ के शरीर में बुकलंग्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। तो इनके बारे में बस नाम याद कर लो, विशेष इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है, इसका जो रुधिर परिवहन तंत्र है खुला है। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का रुधिर परिवहन तंत्र कैसा है, तो इसका उत्तर देना बंद है, ठीक है। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं होती है, इसमें रुधिर वाहिकाएं नहीं होती हैं। देह गुहा रुधिर, इनका जो बॉडी कैविटी है वह ब्लड से क्या होता है, भरा हुआ रहता है। सभी अंग इसमें क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तो यहां पर अब उदाहरण देख सकते हो तुम, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था उदाहरण, यहां देखना, जैसे मैंने बताया था ना मक्खी, तो ये देखो यही है मक्खी, ये है तुम्हारा तिलचट्टा, और ये तितली है, ये स्केलोपेंड्रा देख सकते हो, स्केलोपेंड्रा, यहाँ देखो स्केलोपेंड्रा, यहाँ तुमने देखा भी होगा अपने गांव देहात में या घरों में। ये तुम खास ये नम स्थानों में देखोगे कि छोटे छोटे बिल टाइप का रहता है ना, छिद्र टाइप का, उसी में घुस करके ये रहता है, ठीक है। अब आगे देख सकते हो तुम, यहां जो मैंने दिखाया, तो इसके उदाहरण को भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो आता है वह क्या है, मॉलस्का है, ठीक है। तो ये अब इसके देखते हैं, इसका शरीर क्या होता है, कोमल होता है, और इसके शरीर के बाहर क्या होता है, कवच होता है, आवरण होता है। तो सबसे पहले तो भैया उदाहरण ही देख लो, ये देखो मॉलस्का का उदाहरण, ये देखो स्नेल, देखा है स्नेल, घोंघा देखा है स्नेल। तो यहां देखो, तुमने देखा होगा इसका बॉडी जो है कितना कोमल नर्म होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, कवच चढ़ा होता है, ठीक है। यहां देख सकते हो तुम, दिख रहा है ना बच्चा लोग, यहां देखो यही है उदाहरण। तो इस प्रकार के जो जंतु हैं उनको रखा गया है संघ मॉलस्का में। कहां पे रखा गया है, संघ मॉलस्का में। तो क्या इसमें भी तीन चीजें वही लिखनी है, बिल्कुल भाई वही लिख देना कि इनका शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है, ये त्रिकोरिक होते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। और इनके शरीर में देह गुहा पाया जाता है, देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अब देह गुहा इसमें पाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका शरीर में थोड़ा क्या होता है, विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, शरीर के चारों एक कड़ा खोल या कवच होता है। तो भाई इनका शरीर बहुत कोमल होता है, उसको बचाने के लिए क्या होता है, एक कवच होता है, तथा एक लिफाफे नुमा आवरण होता है जिसे मेंटल कहते हैं, ठीक है। इसमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। तो इसका भी परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुला होता है, ओपन होता है, और इसमें गुर्दे जैसी संरचना होती है। गुर्दा मतलब किडनी जैसी संरचना होती है, जो कि उत्सर्जन के कार्य को करता है। इसमें खुला संवहन तंत्र था, उसमें यही वाला बात लिखा है। वास्तविक देह गुहा कम विकसित होती है, तो इसमें देह गुहा होगा लेकिन कम विकसित होगा। पाइला हो गया, सीपी हो गया, ये सारा इसका क्या है, उदाहरण है। तो उदाहरण जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया था, ये देख सकते हो तुम यहां पर उदाहरण को, यहां देखना। अब यहां देखो तुम, ऑक्टोपस तुमने बहुत सुना होगा, ये देखो ऑक्टोपस का चित्र दिखाया गया यहाँ पर वीडियो को, ये है बच्चों ऑक्टोपस, और वह भी क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही वह क्या है, जीव है। यहाँ देख सकते हो घोंघा हो गया, यूनियो हो गया, ऑक्टोपस हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट आ गया इकाइनोडर्माटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर रेडियल सिमेट्री यानी कि अरीय सममिति को तुमको यहां पर लिखना होता है। तो यहां देख सकते हो इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इकाइनोडर्माटा। इकाइनो मतलब क्या हो गया तुम्हारा, कांटेदार, और डर्मा मतलब स्किन हो गया, तो मतलब इसका स्किन कैसा होता है, कांटेदार होता है। इसीलिए इसका इस संघ के जंतुओं का नाम क्या पड़ गया है, इकाइनोडर्माटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया।
अब भैया यदि विशेषताएं लिखेंगे तो वही सारी विशेषताएं लिखेंगे जो 3 मैंने पहले बताया, उसके बाद कुछ और चीजों को ऐड किया जाएगा। इस संघ में जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय मैंने पहले ही बता दिया था। इनका शरीर देह गुहा युक्त होगा ही होगा, त्रिकोरिक होगा ही होगा। अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दिया, गोलाकार, बेलनाकार अथवा सितारे के समान होता है। देह गुहा में CaCO3 की पट्टियों से बनी डर्मल अंतः कंकाल होती है। इन पर कांटे होते हैं। इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र होता है। यह शरीर के सभी भागों में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये याद रखना है कि इनके शरीर में क्या होता है, जल संवहनी तंत्र होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ये याद रखना है। जल संवहनी तंत्र नाल पादों से संबंधित होते हैं जो प्रचलन व भोजन पकड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर यह जो है वह क्या करता है, भोजन पकड़ने और इसको चलने में भी मदद करता है। ये मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं। इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की अपूर्व क्षमता होती है। जैसे स्टारफिश है, उसका यदि पैर कट जाए तो एक पैर कट जाए तो उससे क्या हो जाएगा, पुनरुद्भवन के द्वारा एक और पैर जन्म ले लेगा। तो ये भी क्षमता इसमें होती है। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हो यहाँ स्टारफिश को दिखाया गया है, ये देखो यही है बच्चा लोग स्टारफिश, देखा है तुमने। अब मैं बता दूं कि यहां पर यदि CBSE के बच्चे रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछ देता है। जैसे पूछता है कि तारा मछली कौन है, तो एस्टेरियस। एस्टेरियस ही क्या है, तारा मछली। इसके बाद समुद्री खीरा कौन है, तो होलोथुरिया। होलोथुरिया क्या नाम है, समुद्री खीरा। इसके बाद समुद्री मछली क्या है, एस्टेरियस। फिर इसके बाद तुम्हारा समुद्री अर्चिन क्या है, इकाइनस। और फिर पंख तारा कौन है, एंटेडॉन। तो ये डायरेक्ट 4 मार्क्स में पूछ सकता है तुम्हारा। ABCD कर देगा इधर और ABCD स्मॉल से कर देगा, बोलेगा इनको मैच कराइए, और ये 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है या कई बार पूछा है। तो इसको तुमको क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं संघ कॉर्डेटा। तो संघ कॉर्डेटा को भी आगे उपभागों में बांटा गया है, तो उसको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो कॉर्डेटा के क्या क्या गुण है ये यहां पर देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ खास चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, नोटोकॉर्ड। क्या है बच्चा लोग, नोटोकॉर्ड। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। ये याद रखना है नोटोकॉर्ड के बारे में कि ये छड़ के जैसा संरचना है जो कि पृष्ठ भाग में क्या होता है, पाया जाता है। जंतुओं के पृष्ठ भाग में ये पाया जाता है। दिख रहा है, ये जंतुओं के पृष्ठ भाग में नोटोकॉर्ड छड़ की तरह संरचना है, उसी को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो ये संघ कॉर्डेटा का क्या है, विशेष लक्षण है, क्योंकि ये संघ कॉर्डेटा के जंतुओं में ही पाया जाता है और किसी भी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अब देख सकते हो यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे कि चलन में आसानी हो। यदि नोटोकॉर्ड पूछेगा, जो कि पूछता ही है 2 मार्क्स में, तो ये सारे पॉइंट्स तुम क्या कर सकते हो, यहां लिख सकते हो। अब देखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो कॉर्डेट जंतुओं का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक खोखली नली के रूप में होता है। यह देह भित्ति के ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ में स्थित होता है। उच्च कॉर्डेट में इसका अगला सिरा मस्तिष्क बनाता है, शेष भाग जो मेरु रज्जु कहलाता है। यदि इसको समझना चाहो तो हम लोग अपने शरीर में समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास क्या है, मस्तिष्क है और पीछे क्या है, मेरु रज्जु है। और यह क्या करता है, यह हमारे शरीर को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से ये हम लोग क्या हैं, हम लोग उच्च कॉर्डेट्स हैं, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी डिजाइन है। जो निम्न कोटि के कॉर्डेट्स होते हैं उनमें देख सकते हो इसी तरीके का भाग पाया जाएगा। हालांकि उनमें हम लोगों के जैसा विकसित अंग जैसे मस्तिष्क और ये नहीं पाया जाएगा, इतना विकसित नहीं होता है। फिर देख सकते हो युग्मित क्लोम थैली, यहां पर पेयर्ड गिल पाउचेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, कॉर्डेट्स का। सभी कॉर्डेटा जंतुओं के जीवन के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दोनों पार्श्व भित्तियों में क्लोम दरारें होती हैं जो श्वसन में सहायता करती हैं। निम्न कोटि के कशेरुकी जंतुओं में ये जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो क्या हम में वो गिल पाउचेस पाए जाते हैं? नहीं, ये निम्न कोटि के जो कशेरुकी हैं यानी कि कॉर्डेट्स है उनमें पाया जाता है। कब?
हमारे अंदर कब पाया जाएगा, तो किसी न किसी हम जब डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं उस स्टेज में, यानी कि जब भ्रूण से विकास हो रहा होता है तब। यहां देख सकते हो मछलियों में ये श्वसन के लिए क्लोम बनाती हैं, अन्य कशेरुकी जंतुओं में ये केवल भ्रूणावस्था में ही पाई जाती हैं। तो जो कशेरुकी हैं वहां जब भ्रूण का विकास हो रहा था उस समय ये पाया जाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ये वहां नहीं मिलेगा, जबकि मछलियों में ये क्लोम के रूप में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं संकॉर्डेटा का हम लोग कैसे विभाजन करते हैं। तो संकॉर्डेटा को दो भागों में, उप भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होगा प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होगा वर्टिब्रेटा। पहला क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा क्या है बच्चा लोग, वर्टिब्रेटा। तो इसी को हम लोगों को देखना होगा। प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में कुछ गुणों को पढ़ना है और फिर तुम्हारा वर्टिब्रेटा के बारे में कुछ गुणों को पढ़ना है। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा को। तो प्रोटोकॉर्डेटा क्या हुआ, प्रोटोकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा का उपभाग हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो चीजें पढ़ ली हैं वो सारी बातें यहां पर ऐड कर सकते हैं, एकदम आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखना, इसका शरीर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ कैसा होगा, इसमें देह गुहा पाया जाएगा। ये बायलैटरल सिमेट्री होगा इसमें। ये तो 3 हो गया। इसके बाद इसमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही सब पॉइंट्स को एकदम मिला के यहां पर क्या कर देना है, डाल देना है, तो हमारा यहां पर बात बन जाएगा। तो ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, है ना। इसके बाद त्रिकोरिक होते हैं, देह गुहा पाई जाती है। तो हम लोग हमेशा से यूज करेंगे 3 बात को। इसके अतिरिक्त इनमें शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। तो ये चौथा भी हम लोगों ने पढ़ लिया नोटोकॉर्ड के बारे में कि छड़नुमा स्ट्रक्चर होता है पीछे की ओर। तो ये सब इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद नोटोकॉर्ड छोटी व खोखली छड़ के रूप में जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती हैं। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती हैं। नोटोकॉर्ड पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करते हैं, जिससे इन्हें चलने में आसानी होती है। तो दो पॉइंट्स नोटोकॉर्ड के बारे में जो पहले पढ़ा वही यहाँ ऐड कर देना है। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन के सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं होती हैं, परंतु जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। कि इनके जीवन की सभी अवस्थाओं में ये उपस्थित नहीं होती है। जैसे कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे भ्रूणावस्था हो सकता है, विकास का एक अवस्था है ना। तो बोलता है कि ये सभी अवस्थाओं में यह नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ में जरूर पाई जाएंगी। और ये एक्स्ट्रा एक याद कर लेना है तुमको, वह है समुद्री जंतु है। तो बताओ भारी है कि आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ देख सकते हो इसका एक उदाहरण है बेलेनोग्लोसस, इसको याद कर लेना है तुमको। फिर हर्डमानिया है, 2 नाम तुमको याद रखना है। तो ये देखो बेलेनोग्लोसस है, यह इसका चित्र है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया वर्टिब्रेटा। क्या आ गया बच्चा लोग, वर्टिब्रेटा। और जो वर्टिब्रेटा है, ठीक है, 2 पढ़ा ना, एक हो गया तुम्हारा, बोलो क्या हो गया, एक हो गया तुम्हारा प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा हो गया वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो आ गया उसमें भी लक्षण क्या होंगे, कोई खास याद नहीं करना है, बस सिंपल याद कर लेना है कि इनका भाई 3 चीज तो याद रखना है ना, 3 चीज के बाद नहीं याद रखना है। तो 3 चीज हो गया, देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि नहीं, उसके बाद अब याद करते हैं 3 चीज के बाद। तो इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है। अब खास अब हम लोग अपने बारे में बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग भी किसके जंतु हैं, वर्टिब्रेटा के जीव हैं। तो हम लोग में अंतःकंकाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, बिल्कुल अपना हाथ पैर चेक कर लो, पाया जाता है। कशेरुकी दंड, ये जिसमें हम लोग यहाँ देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड के जिसमें सुरक्षित होता है उसी को क्या बोलते हैं, कशेरुकी दंड। रीढ़ की हड्डी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो यही मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, वही चीज हो गया। इसमें तंत्रिका रज्जु का अलग भाग मस्तिष्क बनाता है। इसके चारों ओर कंकाल का बना बक्सा कपाल या क्रेनियम होता है, इसी कारण इस समूह को क्रेनिएटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। नोटोकॉर्ड केवल भ्रूण में पाया जाता है। तो हम लोगों के शरीर में यदि नोटोकॉर्ड पाया जाएगा तो किस अवस्था में, भ्रूणावस्था में पाया जाएगा। वयस्क भी नोटोकॉर्ड के स्थान पर क्या होता है, कशेरुकी से बना हुआ कशेरुक दंड या मेरुदंड होता है। हम लोगों के शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। तो यही सिंपल बातें हैं जो कि तुम्हें पता ही है। क्यों पता है, क्योंकि पहले से पढ़ लिया है। देखो यहाँ पर यही है, मेरुदंड तुम्हारा दिख रहा है। मानव का कशेरुकी दंड यही है हम लोगों के जो पीछे लगा हुआ है।
इन जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और चलने में सहायता करती हैं। सिर पर नेत्र, कर्ण, घ्राण, ग्राही आदि संवेदी अंग होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देह गुहा वाले होते हैं। 3 पॉइंट्स आ गए ना। संक्षेप में सभी कशेरुकी जीवों को निम्नलिखित लक्षणों पाए जाते हैं। देखो, नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय कशेरुकी दंड, मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देह गुहा। ये सारे किसके लक्षण है? तो यस, वर्टिब्रेटा के ये सारे क्या हैं? लक्षण हैं, गुण हैं। तो वर्टिब्रेटा को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, फिर है मत्स्य, फिर क्या है? जल स्थल चर, फिर सरीसृप, पक्षी और क्या है? स्तनपायी या स्तनधारी। तो हम लोग कौन है बच्चा लोग? हम लोग हैं स्तनधारी। तो अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, 4-5 पॉइंट सभी में क्या कर लेना है? याद कर लेना है। जैसे सिंपल पॉइंट्स, जैसे कि हम ये अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं, या एक पॉइंट हो सकता है कि भाई ये जो जंतु है ये अंडे देंगे कि क्या देंगे? बच्चे देंगे। इनका त्वचा कैसा होता है? इनका आखिर जो त्वचा है वह कैसा होता है? इसके बाद यदि हम लोग देखें इनका हृदय, तो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इनका जो शरीर है वह कोल्ड ब्लडेड होता है कि वार्म ब्लडेड होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स को लेकर के बस हाँ ना कर देना है, और यहां पर तुम्हारा 1-2 उदाहरण बना देना है और बस ये हो गया तुम्हारा। अरे भाई 9th में हो तो 9th का ही ना पढ़ोगे, 10, 11, 12 का तो नहीं पढ़ोगे। तो जो बातें यहां बताई गई हैं वही बातों को हम लोगों को क्या कर लेना है? थोड़ा थोड़ा विस्तार करके समझ लेना है। तो यहां देखो, साइक्लोस्टोमेटा का शाब्दिक अर्थ है वृत्ताकार मुख। यह वर्टिब्रेटा के विशेष समूह एग्नेथा का उपवर्ग है। तो भाई जब आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारा क्लास मिलेगा, बहुत सारा उपवर्ग मिलेगा, बहुत चीजों को पढ़ना होता है। यहां पर बस जो दिया हुआ है एकदम आंख मूंदो, 4-5 पॉइंट पढ़ो, बस शांत रहो, नहीं तो एकदम माथा खराब हो जाएगा, इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन होता है। तो विशेष लक्षण इसके क्या है? बिना जबड़े वाला कशेरुकी है। तो ये कैसा कशेरुकी है? बिना जबड़े वाला। इसका शरीर लंबे ईल के आकार का होता है तथा मुख गोलाकार होता है। 2 पॉइंट हो गया, बिना जबड़ा होता है और इसका मुंह क्या होता है? गोलाकार होता है। इसकी त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते तथा त्वचा चिकनी होती है। देखो, त्वचा का बात आ गया। त्वचा इसकी क्या होती है? चिकनी होती है, इस पे सल्क नहीं पाया जाता। ये परजीवी जंतु हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध हो जाते हैं। जबड़े की अनुपस्थिति के कारण यह मछलियों तथा अन्य कशेरुकी प्राणियों से भिन्न होता है। तो यहां पर उदाहरण भी कुछ देख सकते हो, जैसे पेट्रोमाइजोन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको तुमको याद करना है। पूछ सकता है कि पेट्रोमाइजोन जो ऑर्गेनिज्म है, जो जंतु है, वह किस ग्रुप का, यानी कि किस ग्रुप का वो सदस्य है? तो इसका आंसर क्या है? साइक्लोस्टोमेटा का। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, दूसरा है मत्स्य। तो मत्स्य यानी पाइसेस, और इसका जो विशेष लक्षण है जो मैंने बताया था वो 4-5 बातें इसमें क्या कर देना है? तुमको लिख देना है, और वो 4-5 ही बातें इसमें लिख दोगे, बात तुम्हारा बन जाएगा। जैसे 1-2 बात, मैं 4-5 सारे बातें बता रहा हूं भाई, 1-2 क्यों बताऊंगा, सारी बातें समझो। सबसे पहला बात, इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? तो इसका शरीर धारा रेखीय होता है। इसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब क्या हो गया? ये आगे क्या होगा? पूरा इस तरीके से छोटा होगा, तभी तो वो आगे पानी में आसानी से चल सकेगा, ठीक है ना। और उस तरीके से पूरा शरीर पीछे की ओर क्या होगा? बीच में मोटा और पीछे फिर पतला होता चला जाएगा। दूसरा, इसके शरीर के बाहर शल्क होगा, जो त्वचा होता है उसमें क्या होगा? शल्क होगा, ठीक है। 2 हो गया। इसका जो हृदय यदि बात करें तो हृदय क्या होता है? 2 कोष्ठ का बना होता है, यानी कि 2 चैम्बर का बना होता है। यदि बात करें कि ये अंडा देता है कि तुम्हारा बच्चा देता है, तो इसका आंसर है ये अंडा देता है। देखा, 3-4 बात हो गया। और एक बात और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि इसका जो शरीर है वह कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। तो इसका आंसर ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं असमतापी। देखो, यहां हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो इसी यहां पर अनियत तापी या असमतापी जीव इसको कहते हैं। तो क्या क्या हो गया भैया? इसका शरीर धारा रेखीय होता है, सल्क से ढका होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, अंडा देता है, और साथ ही साथ ये अनियत तापी या असमतापी या
कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। देखा 5 पॉइंट ऐसे ही बन गए। तो अब ध्यान से देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसे कहते हैं। तो बच्चों जो हम लोग हैं, हम लोग अपने शरीर, हम लोग का टेम्परेचर होता है ना कुछ बॉडी का, तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह कैसे होता है, उसके लिए हम लोग का शरीर एनर्जी खर्च करता है, ऊर्जा खर्च करता है, जिससे हमारा शरीर का तापमान बना रहता है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके जो शरीर का तापमान है वो बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। तो बाहर यदि ठंडा है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, बाहर गर्म है तो उसका शरीर फिर गर्म होगा। जैसे गिरगिट को तुमने देखा होगा, तो गिरगिट कुछ महीने गायब हो जाते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि वो जाके सुस्त कहीं पड़ा रहता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया अनियत तापी। तो इसके अलावा भी, अरे वाह, यहां तो बहुत सारे और पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, और पॉइंट्स तुम बना के लिख सकते हो, लेकिन कम से कम ये जो 5 पॉइंट है, इस पॉइंट 5 पॉइंट को लेकर के चलो। इसके अलावा कुछ और भी यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं बातों को, जैसे कि विभिन्न प्रकार की इसमें मछलियों को रखा गया है। यहां पर रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार धारा रेखीय होता है। हाँ, इसमें फिन्स होते हैं, युग्मित पंख होते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया कि इनमें क्या होता है, युग्मित पंख होता है, जो उसको तैरने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, दिशा बदलने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसके अलावा कुछ खास और बात यहां पर लिखी गई है कि जैसे ये जो है श्वसन के लिए क्लोम का यूज करते हैं। श्वसन के लिए किस चीज का यूज करते हैं, क्लोम का यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब में लिखना होगा, ये थोड़ा मैं भूल गया था, ये यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखना, अब खास बात देखना, यहां पर लिखा गया है कि कुछ जो मछलियां है उसका कंकाल जो है वह उपास्थि का बनता है, जबकि कुछ क्या होता है, उसका अस्थि का बना होता है। तो बोलोगे अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है। तो बच्चों जो हमारे कान में देख रहे हो, नाक में देख रहे हो, ये सारा उपास्थि होता है, जो लेकिन ये सब क्या है, अस्थि है, यानी हड्डी है। तो हमारा जो बॉडी है उस जैसे उपास्थि और अस्थि दोनों चीज से मिलकर बना हुआ है हमारा जो कंकाल है। लेकिन कुछ मछली है जिसका जो पूरा बॉडी है ना, उसका जो कंकाल है वह सिर्फ और सिर्फ उपास्थि का बना होता है। और कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि हम लोग खाते हैं, देखे हो ना कि जो भोजन के रूप में मछलियों को लेते हैं, जैसे टूना वगैरह हो गया, उनका जब देखोगे कि कांटा होता है उनके शरीर में, जो कांटा बोलते हैं, बेसिकली वो कांटा क्या है, वो उसका अंदर का कंकाल है, जो कि क्या होता है, हड्डी का बना होता है। तो यही बोल रहा है। इसके बाद जो मछली होती है वो समुद्री मछली हो सकती है, मीठे जल की मछली हो सकती है। तो ये कुछ खास पॉइंट जो था मैंने बता दिया। श्वसन के लिए क्लोम का यूज करते हैं, ये खास बात है, ये 6 पॉइंट्स में याद रखना, जो 6 पॉइंट्स मैं बता रहा था उसमें। तो यहां देख सकते हैं स्कॉलियोडॉन है या डॉग फिश है, इसका जो शरीर है ये किस चीज का बना हुआ है, ये बना हुआ है उपास्थि का, याद रखना। और इसके बाद देख सकते हो ये सारी जो मछलियां हैं इनका शरीर किस चीज से बना हुआ है, हड्डी का बना हुआ है। यहां मैं दिखा दे रहा हूं, देखो जैसे यहां पर देख सकते हो लेबियो रोहिता है तुम्हारा, फिर यहां पर एनाबास है, फिर ये सारा क्या है, ये देखो मछली जो तुम खाए भी होगे, ठीक है। ये सारा क्या है, इसका जो बॉडी है उसका कंकाल हड्डियों का बना होता है, अस्थियों का बना होता है। अब एक हिप्पोक्रैम्पस यहां पर देख सकते हो, ये है दरियाई घोड़ा। तो ये क्या है, तो एक मछली है, याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। चलो 2 हो गया ना। अब तीसरा आ गया तुम्हारा एम्फीबिया, उभयचर। तो प्लांट वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, जरा बताओ। भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो जो प्लांट वर्ग है उसका उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। तो वे क्या करते हैं, अपना जीवन को दोनों जगह यापन करते हैं, जल और स्थल दोनों पर उनका जीवन निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से जो जंतु हैं उनमें जो उभयचर होते हैं वे भी स्थल और जल दोनों में उनका जीवन क्या होता है, यापन होता है। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते। अब देखो, तो चलो यहां भी हम लोग 5-6 पॉइंट्स जो मत्स्य ग्रुप में देखा है उसकी तरीके से यहां भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, इसका शरीर में जो त्वचा होता है वह कैसा होता है, उसमें सल्क नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती हैं। पहला क्या हो गया, श्लेष्म ग्रंथियां इसके त्वचा में पाई जाती हैं।
दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा फिर से वही, ये अंडा देगा कि बच्चा देगा, तो अंडा देगा। तीसरा, इसका हृदय 3 कोष्ठ का बना होगा। चौथा, जरा बताओ इसका शरीर जो है कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, तो इसका शरीर कोल्ड ब्लडेड है। पांचवा, जल्दी बताओ ये श्वसन कैसे करेगा, तो इसका जो श्वसन है वह क्लोम के द्वारा करेगा, त्वचा के या फेफड़ों के द्वारा भी करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेंढक का बात करेंगे, तो मेंढक जो है वह जब उसका विकास हो रहा होता है तो मछली के जैसा दिखता है, और वह क्लोम के द्वारा क्या करता है, श्वसन करता है। और जब बड़ा हो जाता है तो वह फेफड़ा के द्वारा भी श्वसन करता है, और उसमें त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। तो इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट तुम्हारे बन गए। अब देखो, अब इसमें एक और पॉइंट तुम्हारा एम्फीबिया है, यानी कि ये क्या है, जलस्थलचर हो गया, या इसको उभयचर कहेंगे, तो ये दोनों जगह निवास कर सकता है। इसके बाद इसमें और खास बात क्या है, वही सारा बात जो मैंने बता दिया, और कुछ खास बात इसमें नहीं है, बस वही सारा बात तुमको लिख देना है। उदाहरण में क्या हो गया, मेंढक हो गया, टोड हो गया, हाइला हो गया, ये सब क्या हो गया तुम्हारा उदाहरण हो गया, तो इसको लिख सकते हो। तो देख सकते हो ये हो गया मेंढक, जिसको बोलते हैं राना टिग्रीना। अच्छा, ये खास बात जान लो, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ बातें तुम्हारे लाइन में लिखी गई हैं, लेकिन कुछ बातें फोटो में लिखा गया है। भाई देख लो यहाँ पर, राना टिग्रीना जैसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि साधारण मेंढक का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। तो अब बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो कहीं बुक में दिया ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जो मैंने पीछे तुमको बताया था इकाइनोडर्माटा से 4 नंबर का क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ चित्र से भी पूछ सकता है। तो बोलेगा वृक्ष मेंढक को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है हाइला कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ टोड देख सकते हो, सेलमेंडर देख सकते हो, ये सब किसका उदाहरण हो गया, ये सब हाँ तुम्हारा जलस्थलचर का उदाहरण हो गया। अब यहां देखो सरीसृप यानी रेप्टिलिया के बारे में बताया गया है। तो भाई बस वही चीज, यहां भी 4-5 चीज तुमको क्या करना है, तुमको वही लिख देना है। यहां देखना, तो 4-5 चीज क्या लिखना है, एकदम शुरू करिए सर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज, इसका त्वचा कैसा होता है, तो सूखा व खुरदरा होता है। पहला, त्वचा के बारे में बोला है कि सूखा खुरदुरा होगा। अंडा देगा कि बच्चा देगा, तो अंडा देगा। कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, तो कोल्ड ब्लडेड है। यदि पूछेगा कि ये श्वास कैसे लेता है, तो श्वास फेफड़ों के द्वारा लेता है, सीधा सीधा। फिर पूछेगा कि हृदय में कितना कोष्ठ होता है, तो 3 कोष्ठ होता है। लेकिन एक मगरमच्छ का हृदय में क्या होता है, 4 कोष्ठ होता है। तो यही सब बात इसमें भी क्या करना है, लिख देना है। तो यार सब चीज वैसा ही, यार एक याद कर लो ना, एक याद कर लो तो सब तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा 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 अंतर करके सबको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, जल में नहीं जाना पड़ता, ये तो सब जानते ही हो। तो ये वर्ग के जंतु स्थलचर होते हैं, भूमि दीवारों एवं वृक्षों पर रेंग कर चलते हैं, ये असमतापी जंतु हैं। ठीक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। तो यही सब बात लिखी गई है जो तुम जानते ही हो, और तुम्हारे बुक में यही सब लिखा भी गया है। देख लो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है, कछुआ है तुम्हारा, फिर तुम्हारा सांप है। ठीक है, फिर इस तरीके से सारा एग्जाम्पल है। अब आ गया एवीज यानी कि पक्षी का ग्रुप। तो पक्षी का ग्रुप में भी वही सब बातें हम लोगों को लिखते जाना है, और बहुत आसान है। तो पहला तो भाई, जैसे ही पक्षी बोला जाएगा तुम्हें फेदर यानी कि पंख के बारे में पंख के बारे में तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि अरे यार उसमें तो पंख पाया जाता है। तो इस जीव के, इस वर्ग का जो जंतु है, उसको यदि 5-6 बात की कसौटी पर तौलेंगे तो देखते हैं पहला क्या होता है। जिसका जो शरीर होता है, उसका त्वचा पंखों से ढका रहता है। और दूसरा बात इसमें खास है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी इसका बॉडी को गर्म करने के लिए ये अपना एनर्जी खर्चा करता है। तीसरा बात, इसका जो हृदय वो 4 कोष्ठ का होता है। और चौथा जो बात है, ये भी तो अंडा ही देता है। ये क्या देता है, अंडा ही देता है। यदि 5वां बात करें श्वसन की, तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। देखा तुमने, वही 4-5 बात लगातार लिखते जाना है, लिखते जाना है। अब बताओ इसका अंतःकंकाल पाया जाएगा? जी हाँ, इसकी हड्डियां पाई जाएंगी जो कि खोखली होंगी, ताकि वो क्या करेगा, आसानी से उड़ सकेगा। अरे यही सब बात लिख देना है और तुम्हारा काम बन जाता है। अस्थियां हल्की वलित तथा सुदृढ़ होती हैं, नियत तापी यानी कि समतापी होते हैं, अर्थात इनके रुधिर का ताप सदैव स्थिर रहता है। ये सब तो जानते हो। अंडे देता है,
चोंच होता है, दांत नहीं होता है, फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, हृदय 4 कक्षीय होते हैं, अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो उसमें 2 पैर नीचे और 2 पैर ऊपर, तो ये पैर ही है, अग्रपाद बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। शल्कों से उनका जो शरीर है वह शरीर किससे ढका रहता है? तुम्हारा पंख से ढका रहता है, शल्क नहीं लिखना है, पंख से ढका रहता है। चलो अब देखो उदाहरण तो भैया जानते हो ना, कौवा है, घरेलू चिड़िया है, यही सब इसका उदाहरण है। अब चलो देखो स्तनपायी, यानी कि हम लोग हो गए स्तनपायी। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं? मैमेलिया। खास इसका विशेष लक्षण है, वो जो 4-5 कसौटी मैंने बताया ना, उसके अलावा इसमें खास लक्षण है कि इसमें मैमरी ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो स्तनपायी होते हैं उसका बाहरी कान होता है और दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है और वो बच्चे को जन्म देते हैं। ये खास बिंदु हैं स्तनपायी के। तो शरीर पर बाल या रोम हो, 4-5 पॉइंट कर लूं क्या? देखो शरीर पर इसमें बाल होता है या रोम होता है, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर इसका यदि हृदय देखेंगे तो 4 कोष्ठीय होगा। फिर इसका यदि हम लोग देखेंगे तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल होगा। ये बेसिकली अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, लेकिन कुछ अंडे भी देते हैं जो कि मैं दिखाऊंगा यहां पर। और इसके बाद इसका जो फेफड़ा है वही क्या करता है? श्वसन करता है। लेकिन खास बात क्या है कि इसमें बाह्य कर्ण होते हैं और इसमें स्तन ग्रंथियां मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। ये बात खास तुमको याद रखना है। अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर कुछ उदाहरण को दिखाया गया बड़ा अच्छा से, जो कि तुम यहां देख सकते हो। देखो यहां पर चींटीखोर देख सकते हो और एकिडना को देख सकते हो। ये क्या करता है? ये अंडा देने वाला है। क्या देने वाला है? अंडा। ये बच्चा नहीं देता है, बल्कि देख सकते हो ये एकिडना है, ये अंडा देगा और ये भी क्या देगा? अंडा देगा। तो बाकी क्या देगा भाई? बाकी बच्चा देगा। क्या दिक्कत है? बच्चा देगा। अब उड़ने वाले स्तनधारी जैसे चमगादड़ भी एक स्तनधारी है, ध्यान देना। चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। उसको पक्षी मत मान लेना, चमगादड़ को पक्षी हम लोग नहीं मानते हैं। चूहा है, गिलहरी है, फिर तुम्हारा खरगोश है और शेर, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, फिर तुम्हारा गाय, घोड़ा, मृग, हाथी, जलीय स्तनधारी जैसे। अच्छा वेल क्या है? वेल है, सील है, ये सब भी स्तनधारी हैं। वेल मछली जो है, मछली बोलते हैं लेकिन मछली नहीं बोलेंगे, वह क्या है तुम्हारा? वह एक स्तनधारी है। बंदर, गोलीरा, लंगूर, मनुष्य, ये भी क्या है? स्तनधारी हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो वर्गीकरण होता है जंतुओं का वो समाप्त होता है।